इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक नोडल ऑफिसर के साथ वैक्सीनेशन सेंटर पर। वो उपस्थित है, यहाँ की नोडल ऑफिसर हैं और जैसे कि आपको पता है कि कोरोना जो गुजरा है वो वाकई कई लोगों को एक बड़ी सीख देके गया है। तो इस वक्त हम जिस शख्स के साथ मौजूद हैं उन्होंने भी काफ़ी कुछ कोरोना में सीखा है और वो खुद अपने आप में एक कहानी है, एक इंस्पिरेशन है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोडल ऑफिसर हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च के वैक्सीनेशन सेंटर पर। तो यहाँ पर मैं बात करती हूँ, मेरे साथ हैं एसोसिएट प्रोफेसर इसी रिसर्च सेंटर की अक्सा शेख। सबसे पहले तो मैम जानना चाहूँगी कि क्या कहानी है आपकी, एक ट्रांसजेंडर जो एक नोडल ऑफिसर है। अब लोग इंस्पिरेशन स्टोरी की तरह उसको देख रहे हैं, लोग बात करना चाहते हैं, लोग कहानी जानना चाहते हैं। क्या कहेंगी, शुरुआत किस चीज़ से करेंगे? I think, first of all, I would say that this has been a difficult journey. It has not been an easy journey. 38 साल की उम्र है मेरी और शायद हर साल जो है वो जद्दोजहद से ही गुजरा है। और बिफोर बिकमिंग द नोडल ऑफिसर आई थिंक सबसे पहले हिंदुस्तान की वन ऑफ द फर्स्ट ट्रांसजेंडर पर्सन डॉक्टर्स, आई कैन से आई एम वन ऑफ देम, मे नॉट बी द फर्स्ट। एंड वो जर्नी इट्सेल्फ जो है वो काफ़ी मुश्किलों से भरी रही, बहुत सारे बैरियर्स रहे उसमें। और जैसे एक होता है कि जब आप एक बैरियर पार कर लेते हो तो आपको इतनी हिम्मत आ जाती है कि आप दूसरा बैरियर भी क्रॉस कर लेते हो। तो यही जर्नी रही मेरी इन द लास्ट 2 decades एज अ मेडिकल स्टूडेंट एंड अ डॉक्टर। और इस दौरान होते होते ऊपर वाले ने, कई बार कहते हैं ना कि आपदा में भी अपॉर्चुनिटी है। तो कोविड की जो समस्या आई है एंड ऑल द हेल्थ केयर वर्कर्स, कोविड वॉरियर्स आर डूइंग देयर बेस्ट। एंड व्हेन आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व एज द नोडल ऑफिसर ऑफ दिस वैक्सीन सेंटर, तो मैंने कहा क्यों नहीं, इससे मुझे और ज़्यादा बहुत सारे लोगों के साथ संपर्क करने का मौका मिलेगा और उनको सेंसिटाइज करने का और उनकी सेवा करने का भी मौका मिलेगा। अगर मैं जानना चाहूँ तो आपका बैकग्राउंड का है, कहाँ से बिलोंग करती हैं, फैमिली में कौन कौन है, और ये कैसे लगा कि नहीं डॉक्टर बनना है, कुछ करना है? आई कम फ्रॉम मुंबई। मेरा जन्म और पढ़ाई, मेडिकल की सारी पढ़ाई जो है वो मुंबई में हुई है। केएम हॉस्पिटल से मैंने पढ़ाई की थी अपनी एमबीबीएस एंड एमडी कम्युनिटी मेडिसिन। और उसके बाद में देन आई शिफ्टेड टू दिल्ली फॉर वर्क एंड इन 2013 मैंने जामिया हमदर्द ज्वाइन किया हुआ है। और जहाँ तक कि फैमिली का सवाल है, मोस्ट ऑफ द फैमिली इज़ इन मुंबई एंड यहाँ पे मेरी मदर जो है वो मेरे साथ रहती हैं। एंड इन एडिशन आई हैव अ फैमिली ऑफ फ्रेंड्स ऑल्सो हु आर अ ग्रेट सपोर्ट। सो दैट्स हाउ इट इज़। एंड नॉट टू बी टू मच प्रेजवादी, लेकिन जो हमारी यूनिवर्सिटी है अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा माहौल यहाँ पे है। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल दैट दे एक्सेप्टेड मी एंड दिस इज़ माई कॉन्ट्रीब्यूशन टू दिस सोसाइटी बैक। आपने शुक्र अदा करा कि लोगों ने एक्सेप्ट किया, तो ठीक है, लेकिन परिवार में कौन कौन है और जो एक्सेप्टेंस की जहाँ तक बात है तो कितना मुश्किल है इस चीज़ को एक्सेप्ट कराना सोसाइटी में आजकल के वक्त में ख़ास तौर से? देखिए, मेरे ख्याल से किसी भी पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर्स के लिए ये एक्सेप्ट करना कि उनका जो बच्चा है वो एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति है, ये एक बहुत मुश्किल बात है। क्योंकि जब हमारी जो छवि बनी हुई है सोसाइटी में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की, तो अक्सर जब हम किसी ट्रांस व्यक्ति की बात करते हैं तो हमारे सामने उन किन्नरों की इमेज आती है जो कि ट्रैफिक सिग्नल पे भीख मांग रहे होते हैं या शादियों में बधाई दे रहे होते हैं या जो सेक्स वर्क में इन्वॉल्व हैं। और कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चों की आगे की ज़िंदगी उस किस्म की हो। तो ये एक बहुत बड़ा खौफ सभी पेरेंट्स के मन में होता है, इसलिए अक्सर वो डिनायल में होते हैं इस बात को लेकर। बट आई थिंक कुछ ट्रांस पर्सन जो आज सक्सेसफुल हैं, जिन्होंने लाइफ से जूझ के, इन परेशानियों से जूझ के अपने लिए एक अलग जगह बनाई हुई है, आई थिंक दे शुड ऑल कम फॉरवर्ड और उन्हें अपनी जो है इंस्पिरेशनल कहानियाँ शेयर करनी चाहिए, ताकि उन बच्चे जो दूसरे ट्रांस बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको लगे कि नहीं, हमारे बच्चे आउट एंड प्राउड ट्रांस पर्सन भी हो सकते हैं और सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। सक्सेस की बात जहाँ तक आप कर रही हैं, तो स्टार्टिंग में इनिशियल डेज में अगर स्कूल डेज की बात करें तो किस तरह के रियलाइजेशंस तब होते थे या किस तरह के चेंजेस तब महसूस होते थे, और उसके बाद किस तरह से वो आगे की जर्नी स्कूल से कॉलेज तक हुई? जहाँ तक स्कूल का सवाल है, आई वॉज इन एन ऑल बॉयज स्कूल, सो नेचुरली इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। लेकिन अक्सर ये होता है कि जब आप अपने बहुत सारे खुल के नहीं जी पाते हैं तो आप किसी एक जगह पे अपना फोकस रख लेते हो, और मेरे लिए वो फोकस मेरी स्टडीज़ थी। सो राइट फ्रॉम स्कूल डेज आई वॉज इन द मेरिट लिस्ट, देन आई वॉज इन द टॉप 100 फॉर द मेडिकल एंट्रेंस।
एज अ रिजल्ट जिससे मेरा जो है बेस्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ और मेरा पूरा फोकस पढ़ाई पे ही था, लेकिन मैं खुश उस वक्त नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड इट्स ओनली पोस्ट ट्रांजिशन दैट आई एम एबल टू लिव माई लाइफ एज हु आई एम, एंड विथ लॉट ऑफ प्राइड एंड हैप्पीनेस. अगर बात करें फैमिली को कब बताया, फैमिली के सामने कब एक्सेप्ट किया कि नहीं ये सिचुएशन है अब लाइफ में, अब इसको एक्सेप्ट करना है? सबसे पहले तो देखिए हमें खुद को एक्सेप्ट करना होता है. तो एक जद्दोजहद आपकी ये भी होती है कि आपको अपनी आइडेंटिटी के साथ कंफर्टेबल होना चाहिए. एंड दैट हैपेंड इन द थर्ड ईयर ऑफ माई MBBS. तो 2003 की बात है जब मुझे खुद समझ में आया कि मैं कौन हूँ, क्योंकि अक्सर हम भी एक असमंजस में जी रहे होते हैं. एंड उसी साल जो है मैंने अपनी फैमिली को भी बताया. तो इनिशियली उनके लिए इसको समझना बहुत मुश्किल था, बट देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे कुड अंडरस्टैंड. बट नेचुरली फॉर देम टू एक्सेप्ट द फर्दर जर्नी इज डिफिकल्ट आई गेस फॉर एनीवन. तो मुश्किल रही, बट मेरी तरफ से पूरा कन्विक्शन था. सो आई वेंट फॉरवर्ड इन दिस जर्नी एंड उनका भी साथ फिर आहिस्ते आहिस्ते आ ही गया. अगर फैमिली की बात करें उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जो आसपास वाले होते हैं, फ्रेंड सर्कल की बात करें, रिलेटिव्स की बात करें या ब्रॉडर एक्सपेक्ट से बात करें, तो तब वो क्या सिचुएशन था, क्या मोमेंट था, कैसे उन लोगों को यकीन दिलाया कि नहीं नाउ माई लाइफ इज दिस और मैं इसको अब जीने वाली हूँ अच्छे से? नेचुरली देखिए एक्सेप्टेंस एक दिन में नहीं आता है. तो दिस हैज़ बीन अ जर्नी आई वुड से ऑफ मोर देन अ डेकेड नाउ. जहाँ तक इवन माई यूनिवर्सिटी का सवाल है, तो यहाँ पे जब मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया या अपने कलीग्स को बताया, तो उनके लिए भी एक दिन में कोई रियलाइजेशन होना या इसका एक्सेप्टेंस आना जो है ये नहीं हो पाता है. उनके लिए भी एक जर्नी है फॉर दिस, जैसे हमारे लिए जर्नी होती है. बट जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपका कन्विक्शन है और आप अपनी आइडेंटिटी से कंफर्टेबल हैं, तो आसपास के भी जो लोग हैं जब वो आपको खुश देखते हैं आपके नए फॉर्म में, तो वो भी समझते हैं कि हाँ ये ही शायद सही रूप है या यही शायद जो है अच्छी चीज़ है उस व्यक्ति के लिए. तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस एंड ट्रांस पीपल हैव टू डू दिस लेबर एंड डू दिस एफर्ट, बट हर कोई नहीं कर पाता है. तो इसलिए एज अ समाज, एज अ सोसाइटी, आई थिंक ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम वो सपोर्ट प्रोवाइड करें टू दोज आर इन द क्लोजेट टू कम आउट एंड टू लिव लाइफ इन द फुल कलर्स. अगर बात करें दिल्ली आके एक नए सफ़र की शुरुआत आपने की, दिल्ली में किस तरह का माहौल आपको मिला, किस तरह के लोग मिले, कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट की और यहाँ पर एक अच्छी पद पर आप हैं, तो वो सफ़र के बारे में क्या बताना चाहेंगे? जैसे मैंने बताया कि मेरा जन्म मुंबई में हुआ, वहीं पे मेरी पढ़ाई हुई, मेरा फर्स्ट जॉब भी मुंबई में था. एंड यू नो दैट मुंबई इज़ अ वेरी कॉस्मोपॉलिटन, वाइब्रेंट, ओपन माइंडेड सिटी जैसे हम कहते हैं, जो सबको एक्सेप्ट करती है. लेकिन मेरे लिए वहाँ पे अपनी ट्रांजिशन की जर्नी करना इसलिए मुश्किल था क्योंकि वहाँ मेरे फैमिली या रिलेटिव्स या जो फ्रेंड्स हैं उनकी तरफ से वो इतना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं था. फर्स्ट जॉब कहाँ रही आपकी? दिस वाज इन एन NGO कॉल्ड सोसवा इन मुंबई, वेयर आई वर्कड विद दी सेक्स वर्कर्स. उसके बाद में आई शिफ्टेड टू दिल्ली. तो दिल्ली इसलिए मैंने चुना क्योंकि ये एक बहुत बड़ा शहर है, यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है एंड वेरी इंपॉर्टेंटली कि यहाँ पे कोई मेरे जान पहचान वाले नहीं थे. तो एक मेरे लिए नया सफ़र स्टार्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा मौका था. इस यूनिवर्सिटी में आई, कैंपस ने किस तरह से, कितने प्यार से आपको लिया, एक्सेप्ट किया? मेरे ख्याल से इस यूनिवर्सिटी का चार्म ही ये है कि कोई भी यहाँ पे आता है तो मंत्रमुग्ध हो ही जाता है यहाँ की ग्रीनरी और यहाँ जो सुकून है उससे. जैसे ही आप कैंपस के गेट से एंटर करते हैं, तो मेरे लिए भी एक बहुत ही सुकून वाली ये जगह थी. एंड अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ के स्टूडेंट्स और जो फैकल्टी मेंबर्स और बाकी जो कलीग्स से जो एक्सेप्टेंस और प्यार मिला, सो उससे मेरी खुद की जर्नी जो है वो काफ़ी आसान हो गई. और अक्सर लोगों को ये लगता है कि मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है तो पता नहीं कैसे दकियानूसी ख्यालात होंगे लोगों को. तो कुछ तो मेरी भी इसमें एफर्ट्स रहे हैं लोगों के ख्यालात चेंज करने में थ्रू माय ओन लिव्ड एक्सपीरियंस, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी समझ लोगों में पहले से भी थी. तो एक होता है कि कई बार आपको भी कोशिश करनी होती है एक कदम बढ़ाने की और लोग भी एक कदम अपनी तरफ से बढ़ाते हैं. अगर बात करें तो आज के समाज में ट्रांसजेंडर्स के लिए किस तरह के चैलेंजेस आप देखती हैं, और अगर चैलेंजेस देखती हैं तो क्या कोई इनिशिएटिव आपकी तरफ से होता है या आप कुछ ऐसा कर रही हैं कि जिससे जो और ट्रांसजेंडर्स हैं उनके लिए कुछ आसानियां पैदा हों आगे के लिए? अगर मैं गिनवाने लग जाऊं कि ट्रांसजेंडर लोगों की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं तो शायद 1 घंटा हम इस पे बात कर सकते हैं बड़े आराम से. बट यही कहेंगे कि जन्म से लेके मृत्यु तक, बर्थ सर्टिफिकेट से लेके
बरियल या क्रिमेशन तक हर जगह जो है वो चैलेंजेस हैं। एजुकेशन हो, हेल्थ केयर एक्सेस हो, इवन गेटिंग एडमिशन टू अ कोविड वार्ड हो, इवन गेटिंग वैक्सीनेशन हो फॉर एग्जांपल, तो हर जगह चैलेंजेस हैं। एंड इसके लिए एक बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। लास्ट ईयर हमारी गवर्नमेंट ने ट्रांसजेंडर एक्ट पास किया है, जिससे बहुत ज़्यादा कम्युनिटी खुश नहीं है, बिकॉज दे वर एक्सपेक्टिंग मोर. Delhi, for example, is making a transgender welfare board, and I'm also advising the ministry on that. इसके अलावा जैसे मेरे पर्सनल एफर्ट्स की हम बात करें तो हमने एक पिटीशन की थी, जिसकी वजह से दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने जो है एक ऑर्डर निकाला कि अननेसेसरी सेक्स चेंज सर्जरी ऑन इंटरसेक्स चिल्ड्रन पे बैन लगाया जाए। तो हम ये एफर्ट्स कर रहे हैं जिसकी वजह से ट्रांस व्यक्तियों की जीवन आसान हो सके। लेकिन मेरे ख्याल से ये इक्का दुक्का एफर्ट्स करने से नहीं हो पाएगा, पूरे समाज को अपना एक नज़रिया जो है वो बदलना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी चीज़ में देखिए, आप सिर्फ कानून बनाने से चीज़ें आसान नहीं हो जाती। जब तक समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, वहाँ से नज़रिया नहीं बदलेगा, तब तक ट्रांस व्यक्तियों के लिए यहाँ रहना मुश्किल ही होगा। प्रोफेसर से आप एक नोडल ऑफिसर तक की जर्नी आपने तय की है, लेकिन बीच में आपको कोविड भी हो गया था, तो वो कितना मुश्किल वक्त था आपके लिए, और साथ ही साथ उसके बाद वापस से उठना और वापस से संभलना और वापस से एक जिम्मेदारी लेना, क्या कहेंगी? आई थिंक 2020 हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था, और हम सब इस बीमारी से लड़ रहे थे। एंड मुझे खुद को अंदाज़ा नहीं था कि मुझे भी हो जाएगी। सो इट वॉज सितंबर 2020 जब मैं और हमारे काफ़ी सारे कलीग्स जो हैं वो कोविड से डायग्नोज हुए, और उस वक्त एक बहुत ज़्यादा इंटरनल फियर था कि वेदर विल सर्वाइव दिस और नॉट। बट होता है कि जब आप एक बहुत मुश्किल से गुजरते हैं, देन यू इमर्ज आउट एज अ स्ट्रॉन्गर पर्सन। सो देन देयर वाज दिस कन्विक्शन एंड विल कि नहीं, इस बीमारी के लिए हम जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपने एफर्ट्स दे सकते हैं, वो हम करें। एंड जब आप खुद उस पेन से गुजरते हो, तब आपको समझ आता है कि जो दूसरे कोविड के पेशेंट्स हैं वो कितनी परेशानियों से गुजर रहे होते हैं। तो उसके बाद में अपॉर्चुनिटीज़ भी आती गई, जैसे वैक्सीनेशन सेंटर इंचार्ज या सर्वेलेंस इंचार्ज या कोविड वैक्सीन ट्रायल्स में भी आई एम इन्वेस्टिगेटर, एंड वी आर डूइंग दिस। अभी कितने लोगों की टीम आपके साथ काम कर रही है इस वैक्सीनेशन सेंटर पर? किस तरह से लोगों को मोटिवेट कर रही है वैक्सीनेशन के लिए? क्योंकि जिस तरह से एक बहुत ज़्यादा एक कहते हैं विस्फोटक बीमारी भारत में आ गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं उसका असर भी कुछ कम होता जा रहा है, लेकिन नए स्ट्रेन्स भी हालांकि दूसरी तरफ आ रहे हैं। लेकिन आप किस तरह से अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही हैं? जहाँ तक हमारे वैक्सीनेशन सेंटर का सवाल है, तो राइट फ्रॉम दी फर्स्ट डे जब वैक्सीन लॉन्च हुई इंडिया में 16 जनवरी, तब से हमारा सेंटर रन कर रहा है, और वी आर रनिंग 2 साइट्स, और लगभग दिन में 100-200 लोगों को हम वैक्सीनेट करते हैं। एंड यहाँ पे 20 लोगों की टीम है जो काम कर रही है। एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि आई हैव अ वंडरफुल टीम, जिसकी वजह से काम करने में मज़ा भी आता है, और एट द एंड ऑफ द डे एक सेटिस्फैक्शन भी होता है। और शायद एक मैं अगर यूएसपी कहूँ हमारे वैक्सीनेशन सेंटर का, ये है कि यहाँ कोई भी विजिटर आता है तो वो ये ज़रूर कह के जाता है कि आपके लोग बहुत ही कोऑपरेटिव एंड पोलाइट हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ बिकॉज वी अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर पीपल, एंड दैट्स वाई वी डोंट वांट टू सी एनीवन एल्स इन पेन। एंड हमारी ये कोशिश होती है कि जो भी यहाँ सेंटर पे आए उसकी कोई इस तरह तकलीफ ना हो, इनफैक्ट वो कंफर्टेबल फील करके ही जाए। अगर बात करें, एक सवाल ये है कि ट्रांसजेंडर्स के लिए बहुत चीज़ें मुश्किल होती हैं। आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, बहुत लोग शायद आपकी कहानी देख के, सुन के, आपको देख के बहुत इंस्पायर हो सकते हैं। लेकिन अभी जो एक ट्रांसजेंडर्स के लिए आगे की जर्नी होती है, बहुत मुश्किल होती है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगी? किस तरह से एक चेंज सोसाइटी में बड़ा चेंज लाने की ज़रूरत है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि 2 चीज़ों पे चेंज बहुत ज़रूरत है, एक तो गवर्नमेंट के लेवल पे और एक सोसाइटी के लेवल पे। सोसाइटी के लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं और वक्त के साथ आएंगे, मगर हमें, और ये हमारी डिमांड है कि जो गवर्नमेंट ट्रांसजेंडर लोगों के लिए वेलफेयर स्कीम्स या एक्ट्स बना रही हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स हों या सेंट्रल गवर्नमेंट्स हों या इवन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हों, तो उसमें ट्रांस व्यक्तियों की ज़रूर सुने। क्योंकि अक्सर जो होता है, या हमारे समाज में आईएएस ऑफिसर्स जो हैं वो लॉज बना रहे होते हैं, लेकिन वो ज़मीनी जो सतही हालात हैं उनसे वाकिफ़ नहीं होते। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट होगी कि जब भी आप ऐसे लॉज या लेजिस्लेशंस या वेलफेयर स्कीम्स बनाएं, तो थोड़ी उनकी भी सुनिए जो ग्राउंड पे हैं और जिनके लिए आप काम कर रहे हैं या जिनके लिए आप ये वेलफेयर स्कीम बना रहे हैं, तभी वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो पाएंगी। सो वी नीड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड ऑल्सो फॉर दिस। अगर बात करें तो एक लोगों में भ्रम होता है कि जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं वो कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। जैसे आपने बताया कि एक साइड लोगों के दिमाग में है कि भाई वही एक साइड है ट्रांसजेंडर्स की। जैसे आप हैं, एक मुकाम तक पहुंची है, पढ़ा है, लिखा है, डॉक्टर बनी है, और अब नए नए मुकाम जो है, नई नई चीज़ें हासिल कर रही हैं ज़िंदगी में, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी कि लोगों के दिमाग में जो एक मिथ है उसको तोड़ना कितना ज़रूरी है?
कई बार हम इसको एक पैरेलल लेते हैं फ्रॉम द फेमिनिस्ट मूवमेंट या विमेंस एम्पावरमेंट से। तो जैसे हम कहते हैं कि औरतें जो हैं वो किसी से कम नहीं हैं जहाँ तक किसी भी फील्ड में कंट्रीब्यूशन करने की बात है, मगर उनके लिए उसको एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट ज़रूरी है। तो उसी तरह जहाँ तक ट्रांस व्यक्ति हैं वो कभी भी किसी से कम ना है ना हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि इनेबलिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। जैसे अगर कोई ट्रांस बच्चा है फॉर एग्जांपल जिसकी स्कूल में बुलिंग हो रही है और उसकी वजह से वो स्कूल ड्रॉप आउट करते हैं, या कई बार जो हम देखते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फैसिलिटीज़ नहीं है या वॉशरूम्स नहीं अवेलेबल हैं जिसकी वजह से ट्रांस व्यक्ति एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ में नहीं जा पा रहे हैं, तो एक पूरा ये जो स्ट्रक्चर है इसको चेंज होना होगा। एंड वंस दैट हैपन्स एंड ऑल्सो विद द एफर्ट्स ऑफ द ट्रांस पर्सन देमसेल्व्स, आई एम श्योर कि देयर इज नथिंग दैट वी कांट डू। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना किस तरह से एक इंस्पिरेशन कहानी जो एक कोविड सेंटर से इस वक्त हम आपको सुना रहे थे। ये कोविड सेंटर, ये वैक्सीनेशन सेंटर है जहां पर वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो चल रही है तेजी से और जिसको लीड कर रही हैं अक्सा शेख। कैमरा पर्सन मोहित कैसे के साथ मदिहा एबीपी न्यूज़ दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।